सबसे पहले तो मैं असम ही आपसे चाहूँगी जानना। असम को लेकर एक मिलीजुली बात आ रही थी पहले से ही कि हेमंता बिस्वा शर्मा फिर स्कोर कर जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस में कोई बचा ही नहीं था, सारी कांग्रेस तो बीजेपी के साथ ही आ गई थी। असम के वो फैक्टर्स जो कि आपको लगते हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा में प्लस करते चले गए। एक तो ये बंगाल का मुद्दा, जो बांग्लादेश का जो मुद्दा था, जो हम लोग कह रहे थे, वो बंगाल में भी चला, असम में भी चला। पवन खेड़ा कितना बड़ा फैक्टर जी। भवानीपुर में मतगणना रोक दी गई है, ममता वहां पहुंच गई है, शुभेंदु भी वहीं है, और मतगणना को बीच में रोक दिया गया भवानीपुर में। चूंकि हम लाइव पे हैं तो ये बहुत जरूरी अपडेट है। बहुत सारे दर्शक भी हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, मैं आऊंगी उनके कमेंट्स पर ही। सर, असम में पवन खेड़ा कितना बड़ा फैक्टर साबित हुए, कांग्रेस ने कैसे सेल्फ गोल कर लिया? हाँ नहीं, देखिए मुझे नहीं लगता कि पवन खेड़ा कोई बहुत बड़ा फैक्टर था, क्योंकि वो बहुत जो उन्होंने रेवलेशन किए वो बहुत देर में, बहुत 3-4 दिन पहले ही वोटिंग के उन्होंने किए थे। ऑलरेडी ये एक वहाँ पे चीज़ें थी, दिख रही थी कि हेविली लोडेड इन फेवर ऑफ बीजेपी एंड हेमंत बिस्वा शर्मा ने जिस तरह से वहाँ पे काम किया, एक तो पोलराइजेशन भयंकर किया, दूसरा जो डेमोग्राफिक चेंज किया गया, उसे डिलिमिटेशन किया गया, उसमें जो मुस्लिम बहुल इलाके कम से कम 20 सीटें, 20-22 सीटें जो है मुस्लिम बहुल वाली, वो कम हो गई, और हिंदू जो वोट वाली सीटें हैं वो बढ़ गई, कम से 11-12 सीटें कितनी बढ़ गई थी उसमें। तो ये चीज़ें थी, प्लस उन्होंने कई प्रोग्राम्स लिए वहाँ पे। लास्ट में उन्होंने जो जिस तरह से कैश ट्रांसफ़र किया वहाँ पे, वो और वो भी कुछ महीने रोका रखा, मतलब ये स्ट्रेटजी बीजेपी अपनाती है, हमने महाराष्ट्र में भी देखा और यहाँ पे भी उन्होंने रोका रखा, फिर इकट्ठे जो है कि 30,000 रुपया जो है तो अमाउंट ज्यादा दिखता है। हाँ, वो बड़ा दिखता है, बिहार में भी 10,000 एक साथ गए, ऐसे ही महाराष्ट्र में किया। तो ये चीज़ें थी, क्योंकि इसीलिए एंटी इनकम्बेंसी थी, इसीलिए कांग्रेस से तोड़ा भी, प्रद्योत को तोड़ा। आखिर अगर जो हम रिजल्ट देख रहे हैं उसको देखते हुए इनको तोड़ना नहीं चाहिए था प्रद्योत को, लेकिन लास्ट मोमेंट में उनको भी तोड़ा। तो वो डिस्परेशन था और इंडिकेशन भी था कि हाँ, कांग्रेस की स्थिति कोई अच्छी नहीं है। ये उनकी एक मीटिंग हुई थी विश्वनाथ के साथ प्रद्योत की के पहले, और वो सारी चीज़ें सेट हो रही थी पूरी। मुझे लगता है ये एक पोलराइजेशन बहुत तेज़ी से हुआ था और किया था विश्व शर्मा ने जानबूझ के। जो उनके स्टेटमेंट देख लीजिए, प्रैक्टिकल लेवल पर उन्होंने किया, जो क्या नाम डिलिमिटेशन किया 2023 में पूरा उस तरीके से अपने हिसाब से कौन कॉन्स्टिट्यूंसी, महिला वोटर्स पे खास फोकस, महिला वोटर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बंगाल में भी देख रहे हैं उनका शिफ्ट जो है महिला का बीजेपी की तरफ। पूरा तमिलनाडु बदल गया, तमिलनाडु बदल गया, हर जगह। महाराष्ट्र में यही हुआ था, तो महिला बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। महिला जो आधी आबादी है उसमें भी अब बढ़ चढ़ के जो है वो वोट दे रही है, तो वो बहुत फैक्टर, उसको सबको एड्रेस, हर पार्टी एड्रेस कर रही है। और जो सत्ता में रहती है वो खासकर, लेकिन यहाँ तो सत्ता में भी नहीं थी, बीजेपी ने डबल कर दिया अमाउंट। तो मुझे लगता है कि वो स्थिति बनी। तो आसाम में वो महिलाओं को खुश करना, और एक पोलराइजेशन भयंकर हुआ था वहाँ पे, एंटी मुस्लिम, और कांग्रेस का फाइट उतनी मजबूत नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। बाद में वो गोगोई 3 गोगोई लेके आ गए, 2 गोगोई और लेके आ गए, लेकिन उससे कोई ज़्यादा फायदा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, और कैंपेनिंग भी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। सर गोगोई साहब अपनी सीट हार गए हो। हाँ, तब भी हार गए सीट, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। मतलब लेकिन एक बात और जो है इसमें ध्यान देने की है कि जो है कि हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने जो है मीडिया को एड्रेस करे तो कई बार कहा, जसवाल मुझे नहीं, देखिए बीजेपी की तो 95 से 100 सीट आएंगी, 90 से 100 सीट आएंगी, और कांग्रेस की 25 आएंगी। तो ये तमाम चीज़ें भी कुछ इस तरह से उन्होंने कैलकुलेट किया हुआ था, या क्या किया था मालूम, आई डोंट नो। 35-40 सीटें जो कांग्रेस से इधर आए थे, उनका सारा टिकट तो उन्होंने ही तय किया। हाँ, वो उन्होंने खुद कहा भी था, उन्होंने खुद कहा भी था कि मैं ही टिकट तय करूंगा। तो उनके हाथ में बहुत कंट्रोल था, और उनकी बैकिंग थी सेंटर से, अमित शाह जी की उनकी, और वो पूरा कैंपेन उन्होंने उसी से। तो वो एक जो थी कि ये तय था कि वहाँ तो जो है कि बीजेपी को हेमंत शर्मा वो मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं, इस पे खबरें आ रही थी जब से ये कांग्रेस ने उठाया था मामला। लेकिन मुझे नहीं लगता, वो भी फेल कर गया है जो परिणाम आए हैं। उनको खुद ही जो है भारी पड़ गया तो हाँ, तो इसलिए वो वही अब बनेंगे, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन वो तय था। असम तो क्लियर था, सभी कोई कह रहे थे, असम को लग रहा था शुरू से कांग्रेस वीक थी बहुत वहाँ। असम में भी महिलाओं ने कमाल कर ही दिया है, हेमंता के साथ दिखाई पड़े। मैम, मैं केरल आपसे चाहूँगी, कितनी राहत कांग्रेस के लिए आप देखती हैं? क्योंकि कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहां पर अगर इस तरीके का प्रदर्शन हो जाए तो लगता है कि हाँ चलो ठीक है, कम से कम कांग्रेस दफ्तर में भी थोड़ा बहुत मिठाई उठाई तो बटी जाए। बन भी रही थी मिठाई, कांग्रेस तो काफ़ी खुश होगी। इनफैक्ट केरल में उनकी सरकार बनने जा रही है, तमिलनाडु में भी एक तरह से कह लीजिए बैकडोर से शायद उनकी सरकार बन जाए, क्योंकि टीवी के ने उनको ऑफर दिया है, और शायद कांग्रेस उसको एक्सेप्ट करने के मूड में भी है। पुडुचेरी में उनकी 2-3 सीटें बढ़ गई हैं, तो
ठीक है, बंगाल में तो कांग्रेस कहीं थी ही नहीं, इसलिए उनका कोई लॉस नहीं है। असम में कांग्रेस ने बीच में ही लड़ाई छोड़ दी थी, तो वो भी उनको बहुत ज़्यादा दुख नहीं हो रहा होगा, क्योंकि पता नहीं क्या हो गया था कि उनकी कैंपेन की हवा निकल गई थी, मिडवे हवा निकल गई थी, जो कहते हैं ना कि टायर पंचर हो जाना, वैसे टायर पंचर उनका हो गया था। तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस में बहुत ज़्यादा कोई दुख का माहौल होगा, खुश हो रहे होंगे कि चलो लेफ्ट को हटा के कांग्रेस की सरकार वहाँ बन रही है। एक चीज़ जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगी, टीवीके का जो रहा है पूरा प्रदर्शन, वहाँ पे तो टीवीके ने डीएमके एआईएडीएमके दोनों की सीटी बजा दी, ये तो बात सच है, लेकिन बिल्कुल ये अनएक्सपेक्टेड सा था आउटकम। हम सभी अपने चर्चा में कह रहे थे कि टीवीके का क्या इम्पैक्ट होने वाला है, हम में से किसी को नहीं पता कि वो किसको ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी, किसको फ़ायदा करेगी। नंबर 1 पार्टी बनके और खुद ही सरकार बनाने की पोजीशन में आ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि तमिलनाडु की जनता अपना जो स्टार पावर वाला फैक्टर था वो मिस करने लगी थी, जब से जयललिता की डेथ के बाद से, या उसके पहले उन्होंने एमजीआर का दौर देखा हुआ था। चाहे जयललिता जब थी तो उनकी भी जो उनका करिश्मा था, तो वो चाहते थे उस चीज़ को वापस लाना। वहाँ लोग अपने स्टार्स के पीछे बड़े दीवाने रहते हैं। और डीएमके का लेकिन एंटी इनकम्बेंसी इनफैक्ट इतना ज़्यादा था, ये शायद हम उसका आकलन नहीं कर पाए, क्योंकि वो तीसरे नंबर की पार्टी और वो साइलेंट वोटर्स की तरह जो है सबने काम किया, क्योंकि इतना ज़्यादा उनके अगेंस्ट में गुस्सा है, ये शायद हम नहीं देख पाए। तो वहाँ हमारे आकलन में ज़रूर कमी रही है। एक चीज़ मैं बंगाल के बारे में कहना चाहूँगी, कहीं पे मैं योगेंद्र यादव का सुन रही थी, नामी सिफोलॉजिस्ट हैं, तो वो जो कहते हैं उनकी बात पे कुछ वजन होता है। वो कह रहे हैं कि बंगाल में ये जो चुनाव है, इसके एक माने तो ये हैं कि बहुत तरह की मैनेजमेंट हुई है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पहले जो चुनाव होते थे उसमें वोटर चुनता था सरकार। अब इस चुनाव में एसआईआर के माध्यम से वोटर्स को एलिमिनेट करके एक नई फिलॉसफी आ गई है कि सरकार ही वोटर भी चुन रही है, सरकार ही डिसाइड कर रही है कि कौन वोट करेगा। बात हो गई कि चुनाव के बाद फिर ईवीएम कह दें, फिर उसके बाद नहीं, लेकिन ये तो बात सही है ना कि बहुत सारे वोटर्स, लाखों की संख्या में जिन्होंने वोट नहीं दिया है और आज भी उनका मामला ट्रिब्यूनल में है, कल को वैलिड वोटर डिक्लेयर भी हो जाते हैं तो उनका तो वोट गया, इस चुनाव में तो गया। तो जो वोटर वोट करता और उससे फ़र्क पड़ सकता था वो तो नलीफाई हो गया फैक्टर ना। और अगर मान लीजिए 27 लाख वोटर, टोटल 27 लाख है जो बाहर रह गया है चुनाव प्रक्रिया से, और दोनों पार्टियों के बीच का अंतर, टीएमसी और बीजेपी के वोटों का अंतर 27 लाख से कम है, तो हम क्या ये नहीं मान के चलें कि उसका फ़र्क पड़ा है चुनाव के आउटकम पे? 4% 27 लाख वोटर जो रह गया बाहर, वो ऑलमोस्ट रफली 3.5 से 4% के बीच होता है टोटल वोटर्स का। अगर 2 से 3% के बीच में मार्जिन वोट परसेंटेज रह जाती है बिटवीन टीएमसी एंड बीजेपी, तो क्या हम ये मान के नहीं चले कि उसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है? अगर मार्जिन ऑफ वोट्स इतना रह जाता है, और अभी मेरे ख्याल से 3 से 4% के बीच में है दोनों पार्टीज़ के बीच का वोट परसेंटेज का मार्जिन, तो ये एक एलिमिनेट करने का फैक्टर जो काम में आया है, ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा फैक्टर है। और इसमें सबको सोचना होगा, हर ऑपोजिशन, अब अगली बारी अखिलेश की है, अखिलेश को भी सोचना होगा, और पंजाब में इलेक्शन है, उत्तराखंड में इलेक्शन है, सबको सोचना होगा कि ये जो एलिमिनेशन का प्रोसेस है ये कितना उनको नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, अगला जो चुनाव है उत्तर प्रदेश का ही रहेगा। बहुत सारे कोर्ट में चल रहा है मामला सर, बहुत सारे दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, पोल भी हमारे साथ लगातार चल रहा है कि क्या बंगाल में मोदी मैजिक चल गया है? जिस तरीके से आप सब उस पर जवाब दे रहे हैं, निश्चित तौर पर ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। अगर आप देखिए तो दीदी आप बहुत याद आओगी, इस तरीके की बात भी कही जा रही है। इसके अलावा रोहित हैं जो लिखते हैं कि बंगाली अस्मिता विकास, इसका संदेश ममता दीदी फैलाने में विफल रही थी, जो कि बात सर भी कह रहे थे। बंगाल में टीएमसी का खेला खत्म, विकास ऐसा कह रहे हैं। विक्रांत चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कह रहे हैं जनता ने बता दिया कि उन्हें हिंसा से जुड़ी राजनीति नहीं चाहिए। बहुत सारे दर्शक लगातार हैं, कुछ लोगों की आईडीज़ में शायद पढ़ नहीं पा रही हूँ क्योंकि वो कुछ अलग ढंग से लिखी हुई है। रोना धोना स्टार्ट हो गया, फेशियल एक्सप्रेशंस बदलने लगे टीएमसी के नेताओं के। ममता टीएमसी की हार से जो है परेशान उनके नेता दिख रहे हैं। बहुत सारी बातें आ रही हैं, लगातार आप सब जुड़े रहिए। जो सवाल आपके होंगे वरिष्ठ पत्रकारों से वो भी आप पूछ सकते हैं। अनुराग सर, केरल की बात मैंने पूर्णिमा मैम से शुरू की थी, मैं चाहूँगी केरल पर ही आप उनसे, कांग्रेस की बात हुई थी। बीजेपी वहाँ पर जीतने के लिए तो सरकार मतलब नहीं चुनाव लड़ रही थी कि सरकार बनानी है उसे या जीतना है।
ये जो 3-4 सीटें उनकी आ रही हैं, जो वोटिंग परसेंटेज उनके बढ़ रहे हैं, वो कितना उनके लिए आने वाले परिस्थिति में, आने वाले राजनीतिक परिदृश्य में और आने वाले चुनाव में कितना कारगर होगा? ये वैसे ही तो नहीं दिखेगा जैसे बंगाल में 3 से 190 आ गए। देखिए प्रतीक्षा जी, भाजपा के लिए हमेशा से साउथ एक दूसरी दुनिया की तरह रहा हुआ है, चुनौती रहा है। वेस्ट बंगाल भी चुनौती था, और वेस्ट बंगाल को क्रैक करने में उन्हें 10 से 15 साल लगे। वेस्ट बंगाल उनके लिए बहुत क्रिटिकल था बिकॉज ऑफ ममता बनर्जी, क्योंकि ममता बनर्जी को एक तरह से मैं क्या उसका शब्द, मतलब उनको सेटल करना इनके लिए बहुत ज़रूरी था। जो 4 बड़े छत्रप हैं इस देश में विपक्ष के, नीतीश कुमार, नवीन पटनायक जी, उद्धव ठाकरे जी और ममता बनर्जी, तो उसमें ये आखिरी यही बच रही थी। तो इनको इस बार इनको भी ठिकाने लगा दिया गया है, जो सबसे ज़्यादा इन्हें परेशान कर रहा है। ठिकाने लगाने मत कहिए। तो राजनीतिक रूप से तो इसमें अब ये जो है साउथ जो है बीजेपी के लिए, जैसे केरल का चुनाव था, तमिलनाडु चुनाव, तो बीजेपी को वहां पे कोई सीट के लिए अगर आ गई तो वो बोनस है, नहीं तो वहां पे शुरुआत कर दी जानी, और शुरुआत वो आज से नहीं हुई है। मैंने पर्सनली देखा हुआ है कि अयोध्या में, बनारस में, वहां पे साउथ से ग्रुप्स आते हैं वहां दर्शन करने के लिए, तो उनको वो नॉर्थ से कनेक्ट करने की कोशिश बहुत दिनों से चल रही। तो जो सरकार नहीं, उसमें कोई गलती, उसको आलोचना के तौर पे मत देखिए, वो एक बता रही हूँ आलोचना कि वहां से कनेक्ट करने के साथ। एक उसको अगर हम अपने देवी देवताओं के साथ जोड़ने के साथ साथ एक जो बड़ी चीज कर रहे हैं वो राष्ट्रीय राजनीति से भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। एक जैसे अभी तक टीएमसी जो थी वो उसने वेस्ट बंगाल को एक अलग टापू की तरह देश में बनाया हुआ था, कि वहां पे जैसे ममता बनर्जी कह रहे हैं कि ये वेस्ट बंगाल में ये नहीं चलेगा, ये कोई दूसरा हिस्सा नहीं है, मतलब वो आप एक भारत देश में एक अलग टापू बना के नहीं बैठ जाएंगे। उसी तरह से जैसे केरल बना हुआ था, जैसे तमिलनाडु बना हुआ था कि वहां पे एक बार डीएमके आ जाएगा, एक बार अन्ना डीएमके आ जाएगा, और आपस में, तो वहां पे वो जो एक वोटर का एक जो सोचने का नजरिया था उसको बदलने का प्रयास बहुत दिन से चल रहा था। अब वो 20 कब 40 बन जाएगा, वो अब बंगाल के बाद तो कह ही सकते हैं। अब बंगाल के बाद तो कह सकते हैं, बिल्कुल। जी जी जी। 2 नंबर जो है वो बीजेपी ने उसको बहुत खतरनाक तरीके से इस्तेमाल करती है। उनकी 89 में 2 सीटें थी लोकसभा में, वो 2 से 306 तक पहुंचे। 2 सीटें बंगाल में थी, 2 से आज वो 190 क्रॉस करने वाले हैं। अगर केरला में 2 आ रही हैं तो अब केरला वालों को सावधान हो जाना चाहिए। 10 ही साल तो हुआ सर मैम, 10 साल में तो 3 से जो है 190 आ गए। वही मैं कह रही हूँ कि अब केरला में अगर आज 2 है तो वो 10 साल में कहाँ जाएंगी, ये वहाँ के लोग सोचें। बंगाल के लिए अगर देखें तो अब बीजेपी किस तरीके से वहाँ पर अपने शासन को करेगी, क्योंकि जब हमने वोट में देखा कि जब बात हो रही थी या फिर जब कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो रहा था तो उन्हीं के बीच के उसी तरीके के लोग थे। जैसा कि राजकिशोर सर ने भी कहा कि वो जो आरजीकर की पीड़िता माता जी थी, उस बच्ची की, वो खुद चुनाव लड़ रही थी, वो चुनाव लड़ रही थी, तो उनकी कैंपेनिंग के लिए भी जो लोग बैठे थे वो सब वहीं के थे, कोई दिल्ली या गुजरात से गया हुआ नहीं था। तो अब वहां पर इतनी सीटें आने के बाद अब प्रॉपरली शासन चलाना भी चुनौती है और सीएम भी चुनौती है, क्योंकि ममता का जो पूरा फेस था वो भ्रष्टाचार मुक्त थी। शुभेंदु अगर उनके सामने है तो शुभेंदु के साथ ये नहीं कह सकते कि वो देखिए प्रतीक्षा, सबसे बड़ी बात है कि चलिए अब ये तस्वीर साफ है, बीजेपी की सरकार बन रही है, लेकिन जहाँ तक ये कहा जाए कि आखिर ऐसा हुआ कैसे अचानक, सच अगर ये पूछा जाए तो हम तमाम लोगों को ऐसा लग नहीं रहा था कि 200 के करीब पहुंच जाएगी भारतीय जनता पार्टी। तो अगर आपने देखा होगा इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, तो जो टीएमसी प्रचार कर रही थी उसमें सीने, तारक तारिकाएँ, नायक नायिकाएँ, ये तमाम चीज़ें थीं, और जो प्रचार हुआ उसमें ना एक मैसेज छोड़ा गया, उस मैसेज पे आऊँगा, लेकिन पहले आपका सवाल का जवाब दूँ। जब 2 सीटें आई थी बीजेपी को और जब 190 सीटें आई हैं तो आखिर ये वोटर आए कहाँ से? तो वाम दलों के जो समर्थक थे उनके लिए बीजेपी से बड़ी शत्रु, कहीं बड़ी शत्रु वो ममता बनर्जी को बन चुकी थी। ये पूरा का पूरा चंक, आप कह सकते हैं कि 100% चंक ये सीधा बीजेपी में शिफ्ट हुआ और वहाँ पे बीजेपी ताकतवर हुई। अगर यही कांग्रेस में ये दमखम दिखता उन लोगों को कि कांग्रेस ममता को पलट सकती है तो वो कांग्रेस की तरफ जाते। उन्हें कोई मतलब नहीं था आइडियोलॉजी से, उन्हें सिर्फ मतलब था ममता जानी चाहिए। दूसरी चीज़ जो मैं कह रहा था कि जो प्रचार का तरीका अपनाया गया, आपने देखा
ये उत्तर प्रदेश का जब चुनाव होगा तो अखिलेश यादव के लिए एक सीख है। सयानी घोष तमाम मंचों से ये जाके कह रही थी कि पाल तोली देली माजे हाला करिश्ना छारी दिन काया हमें जाबो मदीना। तो ये जो मदीना काबा और ये तमाम चीज़ों की अब रट लगाएंगे तो ये आपको आप कमजोर ही होने वाले हैं। 20% हैं भाई, 20%। तो 20% के खिलाफ 80% को एकजुट करने में आपके इस तरह से जाबो मदीना वाली जो बात है ना, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के फायदे में जा रही है। और अभी आप बात कर रहे थे केरला, तमिलनाडु, ये तमाम चीज़ें बची हैं। अश्वमेघ का घोड़ा सुना ना आपने, चारों दिशाओं में विजय के लिए भागता है। जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वाजपेयी जी के बाद 10 सालों का बीच में गैप था जब आई, उस वक्त पूरब और दक्षिण यहाँ पे बीजेपी ना के बराबर दिखाई दे दी। उड़ीसा में कहा जाता था कि पटनायक बाबू को तो भाई कोई हिला ही नहीं सकता। उड़ीसा इनके कब्जे में आई। 2015 में बिहार में भी ये हारते हैं, लेकिन देखिए वो अश्वमेघ का घोड़ा चलता है और फिर बिहार में भी आते हैं। अब सिर्फ और सिर्फ अगर आप पूरे हिंदुस्तान में देखें तो सिर्फ दक्षिण के राज्य बच जाते हैं। और नॉर्थ में पंजाब, आप कश्मीर के बाद पंजाब, नीचे आइए हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड भी रह गया, बिहार, झारखंड, आप जाते जाइए। तो अब सिर्फ अश्वमेघ के घोड़े के लिए साउथ बचा है, दक्षिण बचा है। और ये चाणक्य अब पूरी ताकत वहाँ पे झोंकने वाले हैं। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अब विपक्ष को अपने चुनावी तरीकों में खास करके बदलना पड़ेगा, तुष्टीकरण की राजनीति से ऊपर उठना होगा। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पूरे चुनावों में मुद्दे की कहीं बात नहीं हुई, चाहे वो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का मंच हो या भारतीय जनता पार्टी का मंच हो, कहीं से मुद्दे की बात नहीं होती। इधर काबा मदीना की बात होती है, इधर होती है घुसपैठिए की बात। तकनीकी रूप से विपक्ष सवाल भी उठा रहा था कि भाई घुसपैठिए आ रहे हैं तो ये सीमा तो आपके हवाले है, आप क्यों नहीं रोक पा रहे। लेकिन कहीं पे भी रोजगार की बात नहीं होती, उद्योग की बात नहीं होती। बंगाल को अगर आप देखेंगे तो आज से 40 साल पहले जिस वक्त 90% हिंदुस्तान बिजली के लिए त्राहिमाम करता था, 40-50 साल पहले भी बंगाल के पास 30% सरप्लस बिजली हुआ करती थी। तो आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने बंगाल का, तो वो कहते हैं कि जो होना चाहिए था वो हुआ नहीं, नीचे की तरफ गया। लेकिन जहां तक बात है एंटी इनकम्बेंसी और प्रो इनकम्बेंसी, ये शब्द सिर्फ हमारे और आपकी चर्चा करने की है। तो जहां पे विपक्ष की सरकार वहां एंटी इनकम्बेंसी, और जहां भाजपा वहां प्रो इनकम्बेंसी। विकास डेवलपमेंट भी देखिए ना, बाकी मेट्रोज देखिए और आप कोलकाता देखिए, तो वो दिखता तो है ही, फर्क तो साफ दिख ही रहा था। इसीलिए शायद इस तरीके की बात थी। आखिरी चाय सस्ती है सर, बहुत महंगी है, नहीं बहुत महंगी है। 50 रुपए की कुल्हड़ की चाय आती है, केसर का एक नकली दाना टपका देते हैं। ठीक है, चलिए चाय पर चर्चा फिर हो जाएगी। मैं कह रही हूँ आखिरी की जो दोनों बातचीत है हमारे वरिष्ठ पत्रकारों से, वो हम तमिलनाडु पर करेंगे, क्योंकि तमिलनाडु ने जितना चौंकाया है, मुझे लगता है कि डीएमके और एआईडीएमके दोनों ही सर पकड़ के बैठे होंगे, उनके जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं। विजय को लेकर जितनी ये कहा जा रहा था कि विजय बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होंगे, विजय के साथ वोटर्स दिख रहे हैं। जब हम वोटिंग के दिन देख रहे थे तो सब लड़के लड़कियां वो सीटी हाथ में लिए हुए वो वोट करने जा रहे थे, पर इतना लग रहा था कि इस तरीके से होंगे कि वो ऐसे राजशाही की तरह बैठे होंगे, बादशाह की तरह, और कहेंगे हाँ आप बताइए आप कैसे वो करेंगे और आप बताइए, क्योंकि दोनों तरफ से उनके पीछे जो है लोग लग गए। नहीं, ये तो सच है कि इस पूरे चुनाव में असली जो हीरो बनकर उभरे हैं, जो थलपति, मतलब जननायक, वो विजय बनकर उभरे हैं। लेकिन एक बात मैं श्रीनिवास जी की सहमत नहीं हूँ, पश्चिम बंगाल कोलकाता बहुत सस्ता है। मतलब मैं घूमने के बाद चाय मुझे 50 रुपए की पता नहीं कहाँ मिली, मैंने कौन सा ढाबा, हाईवे ढाबा करके है? हाँ सर, हाईवे बहुत भीड़ होती है वहाँ। तो मैंने वहाँ खाना 2 बार खाया सर, खाना वो नहीं सर, वो 5 स्टार नहीं, हाईवे ढाबा 5 स्टार नहीं, दैट इज अ ढाबा डिसेंट है। मैं आपको बताऊं जहां पर भी गया तो मतलब कुल्हड़ में 10 रुपए की चाय मुझे मिलेगी। दिल्ली से जाने के बाद मेरे लिए वो अपने आप में एक बड़ा चौंकाने वाला था। 10 रुपए की झालमुड़ी प्रधानमंत्री ने खरीदी है भाई, तो सस्ता तो है, ये तो सच है, इसमें कोई दो राय नहीं। पैसे भी दिए, नोट भी दिए 10 के। लेकिन सस्ता होने के साथ साथ जो है आदमी का जीवन सस्ता नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। लेकिन आपने चूंकि जो सवाल किया, मैं उसी तरफ जाता हूँ, तमिलनाडु की तरफ जाता हूँ, क्योंकि पश्चिम बंगाल आते मैं हो के आया हूँ तो थोड़ा सा ज्यादा वहां पर चला जाता हूँ तो स्वाभाविक है। तो लेकिन मैं आपसे कहूँ कि विजय का जो ये आविर्भाव है और जो विजय का आना,
जितना पश्चिम बंगाल की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का आना टर्निंग पॉइंट है, ये वैसा ही टर्निंग पॉइंट तमिलनाडु और खासतौर से दक्षिण और द्रविड़ पॉलिटिक्स की राजनीति में आना उतना ही महत्वपूर्ण है। इसको थोड़ा सा इसी हिसाब से देखा जाना चाहिए। पुराने मुद्दों पर जो अन्नादुराई ने किया था 1967 में, के कामराज को बाहर करने के बाद जिस तरीके से कांग्रेस को छोटा भाई या सेकंड ग्रेड प्लेयर बना लिया था, डीएमके एआईडीएमके के साथ वो लगातार आते रहे, उसमें विजय का उभार उस पॉलिटिक्स पर एक बड़ा प्रहार है। और ये इस बात के लिए एक वक्तव्य है कि तमिलनाडु में भी जिस तरीके से लोग, हुआ क्या, जो मैंने पश्चिम बंगाल के लिए बात कही थी वही बात मैं फिर आपसे कह रहा हूँ। होता क्या है कि बड़ी सहूलियत के हिसाब से, खासतौर से चाहे मीडिया, चाहे बुद्धिजीवी या तमाम राजनीतिक दल क्या करते हैं, भारत को अलग अलग हिस्सों में और एक पहचान तक सीमित कर देना चाहते हैं। मुझे नहीं मालूम है कि भारत के तमाम हिस्सों से कितने लोग तिरुपति बालाजी जाते हैं, क्या काशी कितने तमिल आते हैं, सुब्रमण्यम जो है, जो राष्ट्र कवि जिनको हम कहते हैं, मतलब जिस तरीके से जो है उनकी आवाज़, उनके बारे में चर्चा नहीं होती। हमेशा बहुत हम लोग सीमित और बड़ी संकुचित तरीके से व्याख्या करते हैं। जार्गन्स थोड़ा आसानी रहती व्याख्या करने में। बोले क्या, बोले वो द्रविड़ पॉलिटिक्स है। अच्छा, द्रविड़ पॉलिटिक्स है क्या? और मैं आपसे मतलब बहुत पूरी मतलब जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, बिना किसी को ऑफेंडेड किए हुए, द्रविड़ पॉलिटिक्स क्या है, आप ज़्यादातर अगर विश्लेषकों से पूछेंगे जो लिखते चले आते हैं अखबारों में या बोलते हैं, उनको उसके मूल के बारे में भी जानकारी नहीं होगी। ऐसा लगता है पता नहीं कि क्या चलता चला आ रहा है। खैर, वो वामपंथी इतिहास और उस पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन ये यहाँ पर आप मानकर चलिए कि कैसे जो है वहाँ पर विजय आते हैं। 10% ही वहाँ क्रिश्चियन है, ऐसा नहीं है, लेकिन विजय खुद क्रिश्चियन है। विजय खुद क्रिश्चियन है। उसके बाद वो सत्ता में आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनकी अपनी एक विजय की जो फैन फॉलोइंग है और उनका एक फैन क्लब है, उसके जरिए वो तमाम काम करते चले आ रहे थे। उसके साथ में ये सबसे बड़ा वक्तव्य, मैं फिर कह रहा हूँ, ये ठीक वैसा ही है जो वामपंथी शासन के खिलाफ जिस तरीके का मैंडेट ममता बनर्जी को आया था, क्योंकि एक उपेक्षा आ गई थी कि ठीक है हम तो जीती जाएंगे, सामने जयललिता है नहीं। एमके स्टालिन को लग रहा था मैं ही जो है पूरा जो है कराइनगार, क्या बोलते थे उनको, करुणानिधि को, बस मैं ही उनका जो है, तो मैं ही बस उनका अवतार अब यहाँ पर पैदा हो गया हूँ और कोई नहीं होगा। तो उन्होंने जो पुरानी जो क्षुद्र राजनीति करने की कोशिश की कि भाषाई आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर जो तमाम चीजें की, उनको मतदाताओं ने धता बता दिया। अच्छा, बड़ी खास बात है, विजय क्रिश्चियन है, उनकी गर्लफ्रेंड तृष्णा जो है वो सीधे तिरुपति बालाजी जाती है। आप जरा कॉम्बिनेशन देखिए। उनके बच्चे, उनके पिताजी सुबह से मंदिर में बैठे थे 6:30-7 बजे से, वो 11 बजे के आसपास आए हैं, जब बच्चियों से मिले हैं, वो वीडियोस आ रहे हैं, देखिए सब आ रहे हैं। तो कुल मिला के ये जो एक बहुत अच्छी तस्वीर है, मैं अच्छी तस्वीर इसलिए कह रहा हूँ, किसी की हार या जीत की बात नहीं है, कम से कम जब खांचों में बटी हुई राजनीति हो ना प्रतीक्षा जी, तो उसमें जब इस तरीके के संदेश और संकेत जब दे रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि जनमानस दूसरी तरीके से सोच रहा है। और जो बात अभी पश्चिम बंगाल के बारे में कही श्रीनिवास जी ने कि मतलब वहां पर मुद्दे नहीं थे, नहीं मुद्दे थे, बेरोजगारी और जो पलायन, महिला अपराध। आप याद करिए कि मैं बच्चों के साथ में जब बात कर रहा था तो उनके सामने यही सब बातें थी कि भाई 6000 इंडस्ट्रीज चली गई। तो तमिलनाडु में भी क्या ये इश्यूज नहीं होंगे? सनातन को वहां पर क्या कहा गया था? कोरोना वायरस किस चीज को कहा गया था? और जहां स्टालिन को लग रहा था यही सब कह के वो जो है वोट हासिल कर लेंगे। खास बात यह है कि तमिलनाडु में जो है श्रीमद् भागवत में आप जाइए तो उसमें वो कहते हैं भक्ति का जन्म यहाँ हुआ, कहते हैं उत्पन्ने द्रविड़म साहा, मतलब यहीं पर मेरा जन्म हुआ गुजरात में, और आगे मैं पली बड़ी गुजरात में जाके मैं मैच्योरिटी को प्राप्त हुई। जहां से शुरुआत होती वहां पर इस तरीके की बातें कही जाती रही और उसको लेकर ताली बजाई जाती रही और ये कहा जाता रहा कि भाई चलिए ठीक है, कुल मिलाकर जो है ये द्रविड़ पॉलिटिक्स है। क्यों? क्योंकि एक दल विशेष को रोकने में, चाहे वो कांग्रेस हो, क्योंकि कोई राष्ट्रीय पार्टी वहां पर ना पनप पाए, मैं फिर कह रहा हूं, देश की सियासत के लिए मेरा मानना है कि बहुत जरूरी है कोई राष्ट्रीय दल, जैसे केरल में कांग्रेस है, बहुत अच्छा है, एक राष्ट्रीय दल निश्चित तौर पर वहां पर होना चाहिए, क्योंकि बहुत ये जो क्षुद्र राजनीति है ना, जो बहुत संकीर्णता के दायरे में आ जाती है, उनके अपने विषय हैं, उनके अपने मुद्दे हैं, उनका होना आवश्यक है, लेकिन पूरी तरीके से उसको एक अलग देश की तरह, एक अलग भूभाग की तरह बना देना, इसको मुझे लगता है कि विजय की विजय, मुझे लगता है इस मामले में बहुत अद्भुत है, उसको इसी तरीके से लिया जाना चाहिए। बिल्कुल सही। पार्टियों का एक महत्व होता है। हाँ, नहीं वही वो कह रहे हैं कि होना तो चाहिए, लेकिन केंद्र की भी कोई पार्टी जरूर राज्यों में होनी चाहिए। नहीं, अभी शिक्षा विवाद हुआ था प्रतीक्षा जी, हावी हो जाती है। नहीं, भाषा का जो विवाद हुआ था वो क्या था भाई? जब त्रिभाषी जो फार्मूला था उसमें दिक्कत क्या थी?
उसको किस तरीके से पेश किया गया। और मैं फिर कह रहा हूं एक बात और कि कांग्रेस में के लिए बहुत विन विन सिचुएशन है, कांग्रेस के लिए कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। कांग्रेस के लिए जो एक चुनौती ममता बनर्जी की तरफ से पेश हो सकती थी, एमके स्टालिन की तरफ से पेश हो सकती थी, दोनों अपने अपने यहाँ ही हार के रह गए। और तो और जाने दीजिए, प्रियंका गांधी असम देख रही थी, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की बात चल रही थी, टिकट बांटी है खुद सबको, टिकट बांटी है वो भी गए। तो कुल मिला के सब कुछ होने के बाद भी राहुल गांधी जीत गए हैं, आपको बता दूं मैं। प्रियंका राहुल अछूते नहीं होते हमारे इस कार्यक्रम से। सर मैं चाहूंगी तमिलनाडु पर ही आप भी बात करें, क्योंकि देश का आधा हिस्सा पश्चिम बंगाल के बाद तमिलनाडु की ही बात कर रहा है। पश्चिम बंगाल में जैसे दौर बदला, वैसे तमिलनाडु में भी दौर बदला है। इस वक्त विजय जिस पोजीशन में है, क्या ये संभव है कि वो ये कह दें एआईडीएमके को कि आप बीजेपी से गठबंधन तोड़ो, हम आपके साथ हैं? डीएमके से उनको ऑफर चला ही गया है, या फिर वो जो वहाँ के छोटे दल हैं, क्योंकि उन्हें सीटें बहुत कम चाहिए, 7 या 8 सीटें उन्हें चाहिए जादुई आंकड़ा छूने के लिए, तो क्या ये संभव है कि वो ये भी कर सकते हैं कि भाई छोटे छोटे जो दल हैं उनको जोड़ के हम अपना जो है बनाएंगे, क्योंकि सीएम बनना तो अब उनका तय है? मैं आऊँगा तमिलनाडु पर, लेकिन मेरे पास अभी एक दिलचस्प अपडेट अपनी चुनाव डेट से हम लाइव हैं। ना। पहली बार ऐतिहासिक रूप से 2 का आंकड़ा बता रही थी पूर्णिमा जी, लेकिन 3 सीटें आ गई हैं भारतीय जनता पार्टी की केरल में। 3 सीटें पहली बार आई हैं इतिहास में। 2016 में पहली बार उनका खाता खुला था, 2021 में लेकिन 0 सीटें थी विधानसभा, 0 से वो 3 पर पहुंचे हैं। 3 जो उम्मीदवार उनके विजयी घोषित हुए हैं, बीबी गोप कुमार हैं, वी मुरलीधरन और राजीव चंद्रशेखर जो मिनिस्टर भी रहे केंद्र में आईटी। तो ये तीनों लोग जीत गए अपनी अपनी विधानसभा से। 2024 के लोकसभा चुनाव में केवल 1 सीट मिली, सुरेश गोपी जो अभी मंत्री भी हैं। तो केरल में 3 सीटें जीत लेना ये भी बढ़त है। एक ही सीट का अभी तक रिकॉर्ड था, वो भी गवा दी थी 21 में 0 था। तो केरल का ये जो डेवलपमेंट है बीच लाइव में, ये भी महत्वपूर्ण है। 3 से बंगाल में ही 77 पर आए थे और 77 से अब 190 पर है। तो और वहाँ भी संघ का बहुत प्रयत्न है, और अभी सारे पुरस्कार दिए, और राज्यसभा में, इसमें लोकसभा में बैठ के भी जो उनकी दोनों की मास्टर जी की जो टांगे कट गई उस पर बात हुई, तो उस पर अभी लंबा विस्तार में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपने तमिलनाडु का प्रश्न पूछा है। तमिलनाडु में केवल एक एग्जिट पोल ये बता रहा था, लेकिन जितनी उनकी रैलियों में भीड़ थी और जो ग्राउंड कवरेज करने वाले लोग थे, उनने सभी ने कहा था कि जो टीवी के फैक्टर है वो महत्वपूर्ण है। टीवी के फैक्टर, जो लोग वहाँ की ज़मीन से नहीं जुड़े हैं या जो लगातार वहाँ नहीं जाते हैं वो नहीं समझ सकते, लेकिन तमिलनाडु की राजनीति में हमेशा स्टारडम हावी ही रहा है। अगर वो सीएम बनते हैं और उनको 6-7 नहीं ज़्यादा सीटें चाहिए, वो 118 का बहुमत है, उससे पीछे हैं, अभी करीबन 21 सीट पीछे हैं। अब वो आखिरी में 107-8 सीटें आ गई, आखिरी में क्या होता है वो देखते हैं, और वो किसका समर्थन लेंगे ये भी महत्वपूर्ण है। कुछ लोग ये भी मान रहे थे कि ये भाजपा का ही प्लान भी है और भाजपा का ही टीम है। किसी ने हमारी पोस्ट पे लिखा था, सर हमने एक खबर बनाई थी, उस पे लिखा था कि ये तो तमिलनाडु का हुमायूं कबीर है। हाँ, तो वो जैसे वहाँ पर उनको प्लांट किया गया, ऐसा लोग मानते हैं, प्रमाण नहीं है लेकिन मानते हैं। उसके लिए वीडियो भी हुमायूं कबीर का गया था, इसमें तो कोई वीडियो नहीं आया, बल्कि उन्होंने भाजपा को एक फासिस्ट पार्टी भी कह दिया, कही थी। अगर सचमुच गठबंधन है भी तो इसलिए कहा क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो क्रिश्चियन वोट उनको नहीं मिलते। 10% ही सही महत्वपूर्ण, खुद क्रिश्चियन है, और अगर पता लग जाता कि भाजपा के साथ किसी भी तरह का कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट संबंध है तो नहीं मिलते, इसलिए उसको बड़ी सावधानी से दूर रखा गया। और अभी भी उनके पास भाजपा का कोई समर्थन सीधा तो आ नहीं सकता। अगर एआईडीएमके का आता है तो फिर समझ सकते हैं कि पीछे से कुछ है, लेकिन डीएमके तो खुला ऑफर दे भी चुकी है, उसको देखते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत अच्छी बात राजकिशोर जी कह रहे थे कि हम लोग बड़े स्तर के चीज़ों को, जो भारत के आपस में संबंध है, उसको नहीं देख के, लेकिन ये छोटा किया किसने? वही जिस की बात कर रहे हैं, लोगों ने उस क्षेत्रीयता को उभार कर इतना बड़ा किया कि वो राष्ट्रीयता से बड़ी हो जाए। मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा हूँ, सारी भाषाएं पढ़ी हैं, और जो बच्चे दक्षिण भारत से ट्रांसफ़र होकर आते थे वो भी हमारे साथ पढ़ते थे। हमको सारे लोकगीत सिखाए जाते थे, कन्नड़ का भी सिखाया गया, तमिल का भी सिखाया गया, एक्सचेंज प्रोग्राम होते थे। तो सचमुच त्रिभाषा फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कौन करता है? हिंदी के नाम पट्टों को मिटा देना, स्कूलों में हिंदी की पढ़ाई को, अनिवार्यता को खत्म कर देना, बात हिंदी की नहीं है। अगर हम इतने सारे अलग अलग राज्यों में बटे हैं, उसके बाद भी एक पूरा राष्ट्र है हमारा गणराज्य, तो रचना जो हुई है वो कैसी हुई है? भाषावारी हुई ना, प्रांत रचना। बंगाल भाषा से हुआ, महाराष्ट्र भाषा से हुआ, हिंदी भाषी राज्य बीच में अलग रह गए। दक्षिण भारत के कर्नाटक है तो कन्नड़ की वजह से ना, तमिलनाडु है तो तमिल की वजह से हुई, तो भाषावार है। लेकिन उस भाषावार प्रांत रचना को भारत की व्यापक संस्कृति से जोड़ना, यही राष्ट्रीय, और इससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि इसीलिए राष्ट्रीय पार्टियों का अस्तित्व होना चाहिए हर राज्य के भीतर भी। क्षेत्रीयता का अपना महत्व है, उस क्षेत्रीयता को संजोते हुए ही हम एक बड़े राष्ट्र के रूप में आगे बढ़े। यही सपना भी था हमारे संविधान निर्माताओं का। भारत उसी रूप में आगे भी बढ़ा है, और जो अखंड भारत की हम बात करते हैं वो भी वही स्वप्न है।
क्योंकि उसको एक संस्कृति हमें सूत्रों में पिरोती है। संस्कृति के वो धागे तोड़ने की कोशिश वो लोग करते हैं जो आर्य बनाम द्रविड़ करते हैं, जो हिंदी बनाम तमिल करते हैं, हिंदी बनाम मलयालम करते हैं, जो हिंदी बनाम कन्नड़ा करते हैं। जो ये संत तिरुवल्लुवर बहुत बड़े संत थे, इन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी की बात की। संत तिरुवल्लुवर भी तो सुब्रमण्यम स्वामी के नाम, सुब्रमण्यम भारती के नाम पे, स्वामी तो नेता है सॉरी, सुब्रमण्यम भारती के नाम पे तो यहाँ दिल्ली में बहुत बड़ा लुटियन। हाँ, सुब्रमण्यम भारती की कविताएं हमने भी बचपन में पढ़ी हमारी पाठ्य पुस्तकों में। संत तिरुवल्लुवर बहुत बड़े संत रहे, उनके कोट्स वगैरह सब कुछ बहुत प्रसिद्ध हैं। लेकिन जब आप ये कोशिश करते हैं कि स्वामी विवेकानंद का जो स्मारक वहां पर बना हुआ उसके पहले उनसे ऊंची संत तिरुवल्लुवर की प्रतिमा बने, छोटी बड़ी प्रतिमा आप कर रहे हो ना। संत लोग छोटे बड़े तो मन के होते नहीं। वो स्वामी विवेकानंद कौन थे? जिन्होंने बंगाल की धरती से निकलकर भी भारत को एक राष्ट्र के रूप में जिया, पूरे भारत का एक परिव्राजक के रूप में भ्रमण किया, और फिर वो कन्याकुमारी में जब गए गोता लगा के और समाधि लगाई, तो फिर उसी को बाद में स्मारक के रूप में बनाया गया, मेमोरियल। हाँ, स्वामी विवेकानंद। तो फिर वो अब उसके बाद आप जब क्षेत्रीय राजनीति पे उतर आते हैं तो आप क्या करते हैं कि जो भी बोट जाएगी वो डायरेक्ट आपको विवेकानंद रॉक पे नहीं ले जाएगी, वो किसी भी हाल में पहले तिरुवल्लुवर की प्रतिमा पे ले जाएगी, और वो घूमना आपके लिए जरूरी है। हाँ। जब आप इस तरह की कंपल्शन वाली राजनीति करते, मैं गया था तब यही हुआ था। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से आपको बता रहा हूं। मैं तो 2 बार गई हुई हूँ। नहीं मैम वैसा है, जो बोट आप बुक करते हो, जो सरकार जो क्रूज चलती है, देखिए, हर एक जो आप गवर्नमेंट की साइड से बुक करते हो, वो वहां पर स्टॉपेज लेंगे, आपको उतरना है नहीं उतरना। इसमें कोई तिरुवल्लुवर छोटे और स्वामी विवेकानंद बड़े, और ये कौन करता है? तिरुवल्लुवर नहीं करते हैं, ये राजनेता करते हैं। हिंदी पढ़ना खराब है, ये कौन सिखाता है? और फिर अंग्रेजी क्यों हावी होती है? हम अगर अलग अलग भाषा को जानने वाले हैं तो हम अपनी हिंदी भाषा को या अपनी तमिल भाषा को नहीं सीखेंगे और एक दूसरे से बतियाएंगे, हम फिर अंग्रेजी में बतियाएंगे। मेरा जब एक बार वहां पर मैं जिस कैब से घूम रहा था चेन्नई में, उसमें चालान बना, तो वो मेरे को सिर्फ इसलिए कि मैं हिंदी में बात कर रहा हूं, उसने मेरे से बात नहीं करके और मुझसे उस पुलिस वाले ने पढ़ा, वो अलग किस्सा है। लेकिन ये कौन पैदा करता है? मेरे को तो उससे कोई दिक्कत नहीं, मुझे तमिल आप सिखा दीजिए, मैं कोशिश करूंगा तमिल में बात करूं, आप हिंदी सीख लीजिए। वो आती है सर, उन्हें फिर भी नहीं करते हो। वो खराब लोग नहीं हैं, ये बीज सिखाया गया, बोए गए हैं। बिल्कुल सही। उस बीज को खत्म करके भारत को एक राष्ट्र के रूप में जीना और सभी भाषाओं और उनसे जुड़ी हुई संस्कृतियों का सम्मान करते हुए भी भारत को उतना बड़ा बनाए रखना, ये व्यापक सोच है। आज जो इनकी जीत हुई है, वो शायद हम कोशिश कर सकते हैं कि क्षेत्रवाद की उस गंदी राजनीति से क्षेत्रवाद को संजोते हुए राष्ट्र से जोड़ने की एक नए सेतु के रूप में काम करें, हम उम्मीद ही कर सकते हैं। और इस उम्मीद की वजह से ही भारत बेहतर बन सकता है। लेकिन कोई ना कोई राष्ट्रीय दल का भी प्रभुत्व, कोई ना कोई राष्ट्रीय दल की उपस्थिति, कोई ना कोई राष्ट्रीय दल का, क्योंकि एक जो हमारा बड़ा छाता है, लार्जर अम्ब्रेला है भारत का, अखंड भारत का, भारत के एक राष्ट्र, जो भारत के विरोधी तत्व हैं वो क्या चाहते हैं? वो यही चाहते हैं ना कि इस तरह का क्षेत्रवाद पनपे और हम टुकड़ों में बढ़ जाए। जिसने असम में उल्फा के नाम से आग लगाई और जिसने खालिस्तान की मांग कर ली पंजाब में, वो क्या चाहता है? और उसको जीतने नहीं देना। आज हम बात तो जीत की कर रहे हैं, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव। आपने तमिलनाडु का प्रश्न किया, और तमिलनाडु के बरक्स ये सब राजनीतिक विभेद क्यों उभरते हैं? वो इसलिए उभरते हैं कि उनको पैदा किया गया, चुनावी फायदे। उनको समझ में आ गया कि राष्ट्रीय पार्टियां हमारे यहाँ बनी रहेंगी, उनको तोड़ने का एक ही तरीका है, क्षेत्रवाद जगा दो, असुरक्षा की भावना जगा दो, उनको ये बता दो कि ये राष्ट्रीय पार्टियां आपका नुकसान करेगी और आपकी संस्कृति को ले लेंगी, आपकी भाषा को ले लेंगी और आपको सबको वैसा ही बना देंगी जैसे ये हैं। ऐसा किसी का सोच है क्या? किसी का भी सोच नहीं। लेकिन इस सोच को जानबूझकर दिमाग पर चस्पा किया जाता। ऐसे में इनकी जो, अब ये किसके साथ जाते हैं, किसका समर्थन लेते हैं, मुझे नहीं पता। अंतिम परिणाम अभी तमिलनाडु के आने बाकी हैं। अभी वो 118 के बहुमत से काफी 15 से 20 सीटें फिलहाल दूर हैं। फिलहाल सर 109 पे लीड और विन है। हाँ, 109 पे टीवी लीड प्लस विन मिला के। और 5 सीटें पीएम के और 4 सीटें कांग्रेस के पास है। अगर ये कंटिन्यू करता है 109 + 9 तो 118 हो सकता है। हो ही जाएगा। हाँ, तो फिर बहुत दिक्कत उनको नहीं आनी चाहिए। तो ये आंकड़ा अभी थोड़ी देर में स्थिर हो जाएगा। लेकिन ये तो तय है कि सीएम बन रहे हैं विजय। हाँ, और वो बन रहे हैं, तो वो 6वें ऐसे सीएम होंगे जो फिल्म से सीधे राजनीति पे आए हैं और सीधे मुख्यमंत्री बने। के बाद एक बड़ा और उसमें उपलब्धि इन लोगों की ये होती है, कोई कैडर नहीं है, कोई संगठन नहीं है, कोई उस तरह का कार्यकर्ता नहीं है, कोई 5-6 साल की 10 साल की राजनीति और वो नहीं है। प्रशांत किशोर जैसा नहीं, 4 साल से लगे हुए। केवल स्टारडम है, केवल स्टारडम, फैन फॉलोइंग और एक तबका जिनको लगता है कि जैसा ये फिल्मों में जननायक है वैसा ही सचमुच का नायक बनेगा।
और वहां पे भी महिला फिल्मी वोटरों ने पर्दे खेल में किया और है, सचमुच के पर्दे में अंतर है। जो वहां फिल्मी पे भी महिला वोटरों ने खेल किया है सबसे ज्यादा। फैन फॉलोइंग वो स्ट्रांग। गर्ल्स कॉलेज में, वो वुमेन्स कॉलेज में खुद प्रचार करने के लिए जा रहा था। हाँ, तो ऐसा लगता है ना कि जैसे गर्ल्स कॉलेज में उसने गुंडों की पिटाई की है फिल्मों में, जैसे उसने सड़क पर निकाल निकाल के गुंडों, एक वो दक्षिण की फिल्मों में तो ये होता है, एक आदमी 150 को ऐसे धुनक रहा होता है जैसे बच्चों का खेल है। अब पता नहीं वो भ्रष्टाचार को, क्षेत्रवाद के दीमक को भी इसी तरह धुनक पाएंगे कि नहीं। हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं कि ये विजय थलपति, तो थलपति मतलब नायक ही होता नायक ही है, हाँ, नहीं तो टी विजय जोसेफ वैसे उनका असली नाम हुआ। वो सचमुच फिल्मी पर्दे के नहीं, जनता के भी नायक बने, हम ये शुभकामनाएं दे सकते हैं। 5 राज्यों के चुनावी परिणाम आ भी चुके हैं कई राज्यों के, और धीरे धीरे कई सारी चीजें आ रही हैं, लेकिन तस्वीर पूरी तरह से साफ है। जिस तरीके से हमने लगातार 5 चुनावी राज्यों की हर एक अपडेट आप तक पहुंचाई है, अब शपथ ग्रहण तक, सीएम के चेहरे तक, वो सारी उठापटक, वो सारी उथल पुथल भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। खबरों खिलाड़ी में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आप सब मेहमानों का भी बहुत धन्यवाद, आप सब दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद। लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं। बहुत सारे नाम थे जो कि मैं उनके मैसेज भी नहीं पढ़ पाई, उनके नाम भी नहीं पाई हूँ। जी सर। वेस्ट बंगाल में एक लेटर है जो मेरे पास व्हाट्सएप पर मेरी टीम ने भेजा है। चीफ सेक्रेटरी ने सभी विभागों के सचिवों और कार्यालय प्रमुखों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी महत्वपूर्ण दस्तावेज या फाइल दफ्तरों से हटाई, क्षतिग्रस्त या बाहर न। इसका मतलब परिवर्तन की लहर जो आंधी के रूप में आई है उसकी शुरुआत यहां से हुई है कि तृणमूल कांग्रेस कोई ऐसा सबूत न मिटा दे जिसको साक्ष्य बनाकर उनके खिलाफ, कई बार हमने देखा सत्ता परिवर्तन होते ही सचिवालयों में आग लग जाती है। नहीं सर, आज सीआरपीएफ सुबह से है सचिवालय के बाहर, इसलिए इस तरीके की कोई आग लगती हुई और निर्देश भी बाकायदा चीफ सेक्रेटरी का जारी हो गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी बाहर खड़ी हुई हैं बंगाल सेक्रेटरीट के। बहुत शुक्रिया आप सबका खबरों खिलाड़ी देखने के लिए। बने रहिए अमर उजाला के साथ, हर एक अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएंगे। बहुत सारी उथल पुथल अभी बाकी है। सीएम का शपथ ग्रहण, कौन होगा सीएम, कैसे नंबर्स और बदलते दिखाई पड़ेंगे, कैसे नंबरों का गुणा गणित होगा, सब कुछ आपको मिलेगा सिर्फ amarujala.com पर। शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।